नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है के तर्ज पर कहें तो जिधर मुस्लिम नेता चलते हैं, प्रचलित मान्यता रही है कि उधर ही पूरा मुस्लिम समाज एकजुट होकर चलता है। लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान इस प्रचलित मान्यता को कई बार चोट पहुंची। मुसलमानों के नेता होने का दावा करने वाले कई नेता तब अपनी नाक बचाते नजर आए थे जब मोदी सरकार ने 3 तलाक और सीएए जैसे प्रस्ताव पारित कराए और नेताओं के जोरदार विरोध के बावजूद मुसलमानों में उत्साह दिखा। और मुसलमानों के हितैषी होने का दावा करने वाले मुस्लिम ही नहीं, हिंदू नेताओं की भी मोदी को जनता सबक सिखाएगी वाली भविष्यवाणी फेल हो गई। अब एक बार फिर मोदी सरकार ने सहयोगियों के साथ मिलकर वक्फ बोर्ड में संशोधन वाला बिल पास करा लिया, तो फिर से जनता सबक सिखाएगी वाली बात सुनने को मिल रही है। एनडीए के ही मुस्लिम नेता कहते सुने जा रहे हैं कि ये क्या कर दिया, अब समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, कैसे उस पार्टी में बने रहें जिसने वक्फ में बदलाव का समर्थन किया है। विपक्ष मौके का फायदा उठाते हुए बीजेपी के सहयोगी और अन्य सेक्युलर पार्टियों को मुस्लिम विरोधी करार दे रहा। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि मुस्लिम नेता ही जब नाराज दिख रहे हैं तो क्या एनडीए के मुस्लिम वोटर साथ दिखेंगे या दगा दे जाएंगे? सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी जुड़ी हुए हैं, बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अनामिका पासवान जी जुड़ी हुई हैं और जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए किशोर कुणाल जी जुड़े हुए हैं। किशोर जी, पहला सवाल आप ही से, क्योंकि आप ही के पार्टी के कुछ नेता जो खुद को मुस्लिम समाज का हितैषी बताते रहे हैं और अब तक पार्टी के सभी फैसलों की खुले मन से सराहना करते दिखे हैं, अब थोड़े नाराज नजर आ रहे हैं। ये चिंता व्यक्त करते दिख रहे हैं कि जिस पार्टी ने वक्फ बोर्ड में समर्थन के फैसले पर अपने आप को स्टैंड लेकर खड़ा किया है संसद में बीजेपी के साथ, उस पार्टी में होने को लेकर समाज में किस मुंह से जाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी का पहला नारा है एक ऐसा बिहार जिसमें सबको मिले समान अधिकार। जनता दल यूनाइटेड ने अल्पसंख्यक समाज के लिए शुरू से ही बेहतर काम करने का प्रयास किया है। अलायंस हमारे चाहे जो भी रहे हों, जब भी हम बीजेपी के साथ रहे हों या आरजेडी के साथ रहे हों, हमारा एजेंडा हमेशा एक ही रहा है कि समाज का कोई भी वर्ग हो, कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन या बौद्ध, किसी के साथ अन्याय ना हो, सबको न्याय मिले। और इसकी शुरुआत सरकार बनते ही 2005 में नीतीश कुमार जी ने कर दी थी, जब भागलपुर दंगे से पीड़ित लोगों के लिए उन्होंने एक अलग से आयोग बनाकर दंगा पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने का काम किया था। बाद के दिनों में आप देखेंगे तो अभी के समय में हमारा 21 योजना ऐसा चल रहा है जो सिर्फ अल्पसंख्यक समाज को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमने अलग अलग धर्मों के लिए, खासकर मुस्लिम वर्ग के लिए अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जमीन से लेकर हर जगह उनको मजबूत करने का प्रयास किया है। लेकिन किशोर जी, सब किए कराए पर पानी फेर दिया वक्फ में बदलाव का समर्थन करके, ऐसा आपके पार्टी के ही नेता कह रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस तरह की जो भी बातें कही जा रही है, शायद कहीं ना कहीं समझने में गलतफहमी रही होगी। मैं किसी वरिष्ठ नेताओं का नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन हमारे पार्टी के जो भी नेता अलग मत रखने का प्रयास कर रहे हैं वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं अल्पसंख्यक प्रमोशन का। जैसे बलियावी साहब का नाम लिया जा रहा है, बहुत दुख है कि वो आज वो शारीरिक तौर पे उनको एक्सीडेंट का शिकार होना पड़ा है, वो बीमार हैं। लेकिन बलियावी साहब यूपी से आकर बिहार में ना सिर्फ राज्यसभा जाते हैं बल्कि वो विधान परिषद के भी मेंबर बने रहते हैं। तो ये अल्पसंख्यक के प्रति नीतीश कुमार जी के विशाल हृदय का ही परिणाम है। गुलाम गौस भी तो है जी, गुलाम गौस साहब का भी हम सम्मान करते हैं। हो सकता है कि उनकी धार्मिक भावना संवैधानिक कर्तव्य से ऊपर आ गई हो, इस पर विशेष टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। लेकिन इस तरह की घटनाओं पे तुरंत बयान देना, पार्टी लाइन से अलग बयान देना, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात नहीं है जी। चलिए, तो ये आपने साफगोई से बड़े कह दिया है और इस पर हम आगे थोड़ी बात और करेंगे, लेकिन प्रमोद जी से जान लेते हैं, क्योंकि जनता सबक सिखाएगी वाली आवाज़ उन्हीं के खेमे से आ रही है। और जैसा कि हमने अब शुरुआत में ही जिक्र किया कि सीएए, तब भी ये आवाज़ सुनने को मिली थी जनता सबक सिखाएगी, या फिर 3 तलाक वाला फैसला मोदी सरकार ने लिया था, उस पर भी सुनने को आया था जनता सबक सिखाएगी। लेकिन चुनाव परिणाम में ऐसा लगा नहीं कि जनता ने सबक सिखाया हो। तो ये सिर्फ एक अफवाह फैलाने की कोशिश, एक भूमिका बनाने की कोशिश कही जाएगी क्या प्रमोद जी? देखिए दीपक जी, सबसे पहले समझने वाली बात है
कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर के सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के में 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं और लगातार जो है वो दावते इफ्तार का आयोजन करते रहे हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वक्फ संशोधन बिल को समर्थन देने के चलते 7 मुस्लिम संगठनों ने उनके दावते इफ्तार का बहिष्कार करने का काम किया। उसके अलावा आप देख लीजिए कि गर्दनी बाग में तमाम मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर के धरना देने का भी काम किया। अपनी आपत्तियां माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी दर्ज कराने का उन लोगों ने काम किया। लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तरफ से कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है और वक्फ संशोधन बिल को लेकर के संसद में जो जनता दल यूनाइटेड के जो सांसद हैं ललन सिंह जी, जिस प्रकार की उनकी भाषा रही है और जिस प्रकार से पूर्ण रूप से वो वक्फ संशोधन बिल को समर्थन देने का काम किया है, कहीं ना कहीं मुस्लिम संगठनों की और मुसलमानों की भावना आहत हुई है। और हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, हमारी पार्टी के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी शुरू से सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के और सामाजिक सद्भाव के पुरोधा रहे हैं। भारत के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था और खास करके संवैधानिक मूल्यों में विश्वास करते रहे हैं और समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों का जब जो संविधान के द्वारा दिए गए जो अधिकार है, अगर केंद्र सरकार के द्वारा जब उसमें कटौती किया जाता है, जब उनके हितों पर कुठाराघात किया जाता है, तो राष्ट्रीय जनता दल सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम करता है, आवाज उठाने का काम करता है। जो पीड़ित पक्ष है उसके साथ मजबूती से ये आवाज उठाई जा रही है। लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में हमने सवाल पूछा था और हम चाहेंगे प्रमोद जी आप भी उसका जवाब दे दें। उसके बाद हम अनामिका जी के पास वही सवाल लेकर चलेंगे और वो है कि हम कुछ आंकड़े दिखा रहे हैं 2020 के चुनाव के दौरान जेडीयू ने जितने भी मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे उनमें से कोई नहीं जीता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्लिमों ने जेडीयू को वोट नहीं दिया, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाके में जेडीयू के उम्मीदवार जीतकर आए हैं। तो हम बस यही समझना चाहते हैं कि चंद नेता जो बने फिर रहे हैं पूरे समाज के, पूरे कौम के, क्या उनकी बात मान ली जाएगी या समाज जो सड़क पर उतरकर मिठाइयां बांट रहा है उनकी भी कोई सुनेगा? प्रमोद जी देखिए, ये समझने वाली बात है दीपक जी। मैंने पहले कहा अपने संबोधन में कि 20 वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार दावते इफ्तार का आयोजन करते रहे हैं। और दावते इफ्तार का आयोजन किस लिए किया जाता है? हमने सुना प्रमोद नहीं, जी, ये आपने कहा कि कुछ मैं संगठनों ने उसका अनामिका जी शुरुआती सवाल में मैं उसी बात का सवाल का जवाब दे रहा हूं, लेकिन उसके संदर्भ को समझ लीजिए। आपको जवाब नहीं मिलेगा तो फिर कहिएगा। मैं वही कह रहा हूं कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि 7 मुस्लिम संगठनों ने इस बार जो है बहिष्कार करने का काम किया, क्योंकि उनके काम में जो पहले सामाजिक समरसता का भाव जो दिखाई पड़ता था, मुस्लिम संगठनों ने कहा कि ये सिर्फ सामाजिक समरसता से काम नहीं चलेगा, जो आपके जो ठोस नीति है और उसका क्रियान्वयन का जो तरीका है उसमें भी दिखना चाहिए सामाजिक समरसता। चलिए, वो किशोर जी ने बताया कि 21 ऐसी योजनाएं हम चला रहे हैं जो विशेष रूप से मुस्लिम समाज को लाभान्वित कर रहे हैं। चलिए अनामिका जी, प्रमोद जी की बातों को लेकर ही आपके पास पहुंचेंगे और साथ ही इस बात का भी अनामिका जी ये सवाल एक छोटा सा साथ में जोड़ लेना चाहेंगे। संसद में एनडीए के पक्ष से जितने भी अलग अलग दलों के सांसदों ने अपनी बात रखी है, उन्होंने एक चीज का विशेष रूप से उल्लेख किया है कि जो ठेकेदार बन रहे हैं वो नाराज हैं। तो अगर ठेकेदार ही नाराज हो जाएंगे तो उनके पीछे जो समूह है उसकी नाराजगी को लेकर क्या फर्क नहीं पड़ता बीजेपी को या एनडीए को? बता रही हूँ, मैं आपकी बातों का भी जवाब दूंगी और प्रमोद जी की भी बातों का जवाब दूंगी। ठेकेदार हम किनको बोल रहे हैं? वक्फ बोर्ड के नाम पर जो करप्शन हो रहा है वो दिख रहा है इन लोगों को? नहीं दिख रहा है। कैसे दिखेगा? ये तो सिर्फ मुसलमान वोट की राजनीति करते हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री जी पर सवाल उठा रहे, तो मैं इनको याद दिला दूं कि इन लोगों ने मुस्लिम संगठनों के नाम से झूठी एक चिट्ठी हवा में फैला दी कि भाई विरोध कर रहे हैं। अभी रुकिए, अभी आप रुकिए प्रमोद जी, बिल्कुल आपकी बात लेकिन इनके देखिए ये गलत बात है प्रमोद जी। फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं बोलने दूंगी। आपको सुनना पड़ेगा। वो मीडिया के सामने आकर के आप पहले कहने का काम किया, एक बार उनकी पूरी बात तो सुन लीजिए फिर बोलिएगा। ठीक है, आप पहले सुन लीजिए फिर बोलिएगा। इनसे पूछ लीजिए कि इनके यहाँ जो दावते इफ्तार हुई थी, क्या उसमें मुकेश सहनी जी और कांग्रेस के कोई बड़े लीडर आए थे? नहीं आए थे।
तो ये किस पर उंगली उठा रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी ने जितने भी बिहार में कब्रिस्तान थी सभी की घेराबंदी की। और दावत इफ्तार किसके लिए और उसमें ठीक है, अब जाएंगे मैं मुकेश बफ पे सहनी आती क्यों हूँ, जाएंगे अब किसी मैं बफ के इफ्तार ठेकेदारों दावत में? पर आती हूँ। अपने आप को मुसलमानों के बहुत बड़े नेता कहने वाले हमारे बिहार के श्री लालू प्रसाद यादव जी का एक स्टेटमेंट पार्लियामेंट का अभी वायरल हो रहा है। लोकसभा में उन्होंने नहीं, मनोज 7 मई प्रमोद जी आप चिंता ना 2010 करें, मैं को हूं। उन्होंने प्रमोद बोला जी आप था चिंता ना करें, मैं कि हूं। डाक बंगला चौराहे की सारी जमीनों को हड़प कर वक्फ बोर्ड के द्वारा अपार्टमेंट बना दिया गया। इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए प्रमोद जी, प्रमोद जी, बड़ा कानून बनना चाहिए। अगर अनामिका जी कुछ बोल रहे हैं तो उन्हें पूरा बोल लेने दीजिए ताकि लोगों को पता चले कि क्या बोला जा रहा है और क्या काटा जा रहा है। जनता पार्टी और या अनामिका जी, लोगों ने इस बीच मनोज झा ने राज्यसभा में जो अपनी बात रखी है उसका भी उल्लेख कर देता हूं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर ऑन द रिकॉर्ड कहा है कि जिस परिप्रेक्ष्य में उनके संबोधन के एक छोटे से हिस्से को उल्लेखित किया जा रहा है, वीडियो काट कर वायरल किया जा रहा है, उसे पूरा सुनना चाहिए और पब्लिक को उसे पूरा देखना चाहिए, बनना चाहिए। उन्होंने कहा दूसरी बात नहीं, वो आज उन्होंने पोस्ट भी किया ना, कड़े कानून बनना चाहिए मुस्लिमों के हक की रक्षा के लिए, ये उन्होंने पोस्ट किया। उछल उछल कर बोल रहे हैं 300 करोड़ का घोटाला किया है ओवैसी जी ने। आज भारतीय जनता पार्टी, प्रमोद जी अभी मेरी बारी है तो मुझे बोलने दीजिए। चलिए ठीक है प्रमोद जी, बात आ गई। प्रमोद जी बात आ गई, मैं हूं ना, चिंता ना करें, आप ये मैंने वो बात बताइए रखी हमको कि 32 वक्फ बोर्ड है पूरे भारत में। वक्फ बोर्ड ये कहता है कि जो हमें जमीनें मिली हैं वो हम यतीमों के लिए, विधवाओं के लिए, अनाथों के लिए, गरीबों के लिए करेंगे। क्या किया उन्होंने? ना ही विश्वविद्यालय बनाए, कहीं बड़ा अस्पताल नहीं बनाया, स्कूल नहीं बनाया, कॉलेज नहीं बनाया, खेल का मैदान नहीं बनाया, कोई मनोरंजन के साधन नहीं बनाए। उन्होंने कोई ऐसा कोचिंग सेंटर नहीं चलाया जिसमें IAS IPS मुसलमान भाई बहनों को बनाया जा सके। कुछ भी तो नहीं किया। वक्फ बोर्ड के नाम पर सिर्फ लूट मची है। ठीक है अनामिका जी, उस पर हमने कल भी बात की थी। प्रमोद जी एक सेकंड, उस पर हमने कल भी बात की थी। हम बस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर समाज के जो खुद को नेता बताते हैं वो अगर नाराजगी जता रहे हैं तो क्या बीजेपी को मुस्लिम समाज के साथ ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि वोट की राजनीति है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में संख्या बल महत्व रखता है, और अगर ये समाज खुद को बीजेपी से दूर रखता रहा है और अभी भी आगे कोई साथ आने की गुंजाइश नहीं बनती है तो फिर वो पैकेट बांटने का जो सौगाते मोदी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए हमारे भारत के जो मुसलमान हैं, खासकर वो 75% मुसलमान जो पसवंदा हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, मैं उनकी बात रखती हूँ। और महिलाओं की स्थिति क्या है मुसलमान धर्म में, ये सभी लोग जानते हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है भारत में, ये सभी लोगों को पता है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास लेकर चलने वाले लोग हैं। उन्हें वोट की राजनीति करनी होती तो वो नहीं करते सुधार, वो छोड़ देते जैसा कांग्रेस ने किया था। और इसमें क्या संशोधन हुए उस पे तो चर्चा ही नहीं कर रहे प्रमोद जी। नहीं, संशोधन पे हमने कल बात की और आगे भी बात करेंगे। आज इससे पूरा हमारे संसद उसी पर बात कर रहा है। प्रमोद जाएंगे आपके पास, आपको मैं बता रही हूँ कई ऐसे संगठन हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। एक बार किशोर जी के पास चलते हैं और उनसे भी वही सवाल समझ लेते हैं। किशोर जी बात वही है, हम आंकड़े दिखा रहे हैं बीते चुनाव के। AIMIM बिहार में कोई भूमिका नहीं, कोई काम नहीं, फिर भी 5 विधायक जीत कर आ जाते हैं। अगर नेता ही नहीं होंगे समाज के तो समाज को आप अपने साथ जोड़ेंगे कैसे? और नीतीश कुमार का अब तक किया धरा क्या पानी में चला जाएगा? अगर समाज के नेता नाराज होकर बाहर चले जाते हैं तो उस वोट को कैसे एकजुट रख पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। किसी के जीतने या किसी के हारने से समाज नहीं चलता है। पहली बात, जो अक़लियतों की संख्या है, अगर आप ग्राउंड पे जाएंगे तो एक एक परिवार का विकास हो रहा है और वो विकास को महसूस कर रहे हैं। जब वो विकास को महसूस करते हैं तो वोट में भी वो कन्वर्ट होता ही है। जहाँ तक आप AIMM की बात कर रहे हैं तो उसका बेहतर जवाब RJD के साथ ही देंगे कि AIMM का बिहार में आने का क्या उद्देश्य रहा है और क्यों बिहार आया है। मैं इतना ही जानता हूँ, आप ही की B टीम है। मैं इतना ही जानता हूँ कि हमारे नीतीश कुमार हमेशा से, चाहे 2005 से लेकर आज तक, कभी उनकी किसी भी योजनाओं में जातिगत या धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया और ना ही किया जाएगा। रही बात अभी के समर्थन की, तो हम लोगों ने काफ़ी सोच के, विचार के, समझ कर निर्णय लिया है। जाहिर सी बात है, हम लोग अलायंस का एक पार्टनर हैं, तो हमसे यह उम्मीद किया जाना कि हम इस अलायंस, इस अमेंडमेंट का विरोध करेंगे
ये भी एक जल्दीबाजी वाला उम्मीद था। बावजूद उसके हम लोगों ने हर स्तर पे मुस्लिम संगठनों को बुलाकर उनके साथ बात किया गया है, मुस्लिम समुदाय के विद्वानों के साथ बात किया गया है, उनकी परेशानियों को समझी गई है। मतलब आप आश्वस्त हैं कि आपने समाज को भरोसे में लिया है और समाज की सोच को संसद में सार्वजनिक मंच पर रखा है। चलिए, और इसका एक लॉजिकल कारण भी है बता कि दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि ये वक्फ जो है अपने आप में कोई धार्मिक संस्थान नहीं है, ये कस्टोडियन है इस्लामिक प्रॉपर्टीज़ का। और इस्लामिक प्रॉपर्टीज़ का कस्टोडियन एक ट्रस्ट होता है, उस ट्रस्ट का भी कस्टोडियन सरकार को होना चाहिए। बस यही है, 2 लाइन का पूरा का पूरा। कोई भी अगर संपत्ति और वो रेगुलेटेड नहीं है तो वहां संपत्ति के अनैतिक उपयोग की संभावना बढ़ जाती है, उपभोग की संभावना बढ़ जाती है। और सरकार का प्रयास है कि इस बिल के माध्यम से उस अनैतिक काम को, अगर वक्फ में उस तरह का कुछ हो रहा है बोर्ड के माध्यम से, तो रोका जाए। और इसको लेकर विपक्ष एक अफवाह फैला रहा है, यह सत्ता पक्ष का आरोप है। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। क्या वक्फ में संशोधन के प्रस्ताव का समर्थन देना बिहार में एनडीए खेमे के तमाम सहयोगी दल के नेताओं को भारी पड़ सकता है? क्योंकि बीजेपी को लेकर ये बात फैलाई जाती रही है, ये बात कही जाती रही है विरोधी दल द्वारा कि मुस्लिम विरोधी हैं, मुसलमानों को डराकर राजनीति सांप्रदायिक दल के तौर पर उन्हें पहचान दिया जा रहा है। लेकिन इस बार जो कदम उठाया गया है, समाज के लोग खुशी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन उस समाज के जो नेता बने फिरते हैं, जो नेता होने का दावा करते हैं, वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। तो नेताओं की चलेगी या समाज की सुनी जाएगी? एक बार फिर अपने मेहमानों के पास चलेंगे, प्रमोद जी से जान लेते हैं कि प्रमोद जी, तमाम बातें कही जा रही है, जनता सबक सिखाएगी वाली बात कही जा रही है, ये कहा जा रहा है कि जेडीयू पर बीजेपी की छाप पड़ गई है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? किस तरह से इस वक्फ संशोधन बिल के संसद में चले कार्यवाही को जनता के बीच प्रस्तुत करने का प्रयास हो रहा है? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो समझने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का आज हिमायती बनने का प्रयास कर रही है। लेकिन इसके तो आप क्यों नहीं बने? इसके पहले आप इनके जो चाल चरित्र और चेहरा है उसको समझने की जरूरत है। क्या है कि जब अनामिका जी, इनके कहने का मतलब यह है कि हम हितैषी हैं, आप बनने का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा का जो चुनाव है उसमें ये लोग 400 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का काम किए, लेकिन एक भी मुस्लिम प्रतिनिधि को उसमें प्रतिनिधित्व देने का काम नहीं किया। आज जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य सरकार है, वहां पर मुस्लिम कितने प्रतिनिधि हैं ये बतलाने की जरूरत है। और ये लोग कहते हैं, ठीक है अनामिका जी, इनके विधायक कहते हैं जब रमजान के महीने में होली पड़ जाता है तो इनके विधायक कहते हैं कि मुसलमान घर से ना निकलें। इनके सांसद कहते हैं गिरिराज सिंह कि हम मुसलमानों का कोई काम नहीं करेंगे। देवेश चंद्र ठाकुर जनता दल यूनाइटेड के सांसद कहते हैं कि हम मुसलमानों का कोई काम नहीं करेंगे इसलिए कि मुसलमान ने हमको वोट नहीं किया। तो इनका चाल चरित्र और चेहरा जो है मुसलमानों के प्रति वो समय समय पर उजागर होते आया है। आपकी पार्टी ने क्या किया प्रमोद जी? और जनता नहीं प्रमोद जी, आपकी पार्टी ने क्या किया? आपकी पार्टी ने क्या किया? ठीक है, उन्होंने नहीं किया। आप अगर जैसे क्योंकि याद रखिएगा किशोर जी ने 21 बातें गिनाई है। हमारी पार्टी ने क्या किया है तो पहले आप वो सुन लीजिए। हमारी पार्टी ने अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन किया जब हमारी सरकार थी। अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी मान्यता दी गई। अरे 12,500 उर्दू टीचरों की बहाली की गई। यूपीएससी में उर्दू लिपि को परीक्षा के में मान्यता देकर मुसलमानों को अधिकारी और पदाधिकारी बनाया गया। राज्यभर में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण किया गया। मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के साथ 6 अन्य यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ। उर्दू ट्रांसलेटर, उर्दू टाइपिस्ट की बहाली की गई। तो इस बार भी हुई है, पिछले ही महीने हुई है। बोर्ड बहाल की गई। विधानसभा और विधान परिषद में उर्दू को मान्यता देते हुए सारे कार्यों की प्रोसीडिंग को उर्दू लिपि में छपवाया और उर्दू जानने वालों की विधान मंडल में नियुक्ति की गई। ये और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमेशा कहने का काम किए
कि सत्ता रहे या चली जाए। आपने 92 में भी भाई हमारे चली नेता, गई आपकी हमारे सत्ता तो। 92 में भी आपकी हमारे सत्ता तो नेता चली गई लालू प्रमोद जी। प्रसाद यादव जी के संबोधन को और आपने कभी सुनने आने का काम वाली किया नहीं था। उन्होंने सत्ता की परवाह नहीं की थी। और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज भी कह रहे हैं कि हम सत्ता रहे या ना रहे, लेकिन ना हम है, ना होगा, ना हम सत्ता उन में है, लोगों को ना आप सत्ता कभी में अकेले जाएंगे। नहीं चलिए, छोड़ेंगे। ठीक है। जिन लोगों पर जो है केंद्र की सरकार जो है उनके हितों को छीनने का काम करेगी, नहीं, तो जिनके हम हित उनके छीने साथ जा रहे हैं मजबूती वो से बेहतर खड़ा फैसला रहे करेंगे और ना। रहते रहेंगे। ठीक है प्रमोद जी, आप जिनके खड़े हित छिने जाने का आरोप आप लगा रहे हैं वो बेहतर फैसला करेंगे। किशोर जी आप कुछ कह रहे थे। एक लाइन उनकी बात का भी हम जवाब दे देते हैं। जी। जेडीयू के प्रवक्ता 2-3 बात बोले कि एक तो कस्टोडियन पर इन्होंने सवाल उठाया कि सरकार का होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ था उस समय सर्वसम्मति से वो बिल पास हुआ था और उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद शामिल थे और खास करके बिहार से शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी भी अभी तो वहाँ आप कह रहे थे कि हम आप सुन सांसद लीजिए। नहीं बनाते, मैं हम विधायक ये नहीं बनाते, आपने फिर नहीं आप दिया, उन्हीं का आपने नाम ले नहीं रहे दिया हैं। उसके आपने बाद। भारतीय जनता अरे पार्टी अटल पर बिहारी सवाल उठाया, 2014 के बाद गलत आपने बोल रहे हैं। आपने नहीं हमने दिया। राष्ट्रपति मैं बनाया, वही कह रहा हमने हूँ कि गवर्नर 2014 के बाद बनाया, आपने आपको नहीं दिख नहीं दिया। रहा है, आपको और दिख जो नहीं ये रहा है। सरकार को चलिए, वो कष्ट देखना नहीं देने चाहते की हैं। बात ठीक है, करते हैं हाँ। ना, तो जो वक्फ बोर्ड है, जो ट्रिब्यूनल का गठन होता है, जहां जहां राज्य सरकारें हैं जो उस ट्रिब्यूनल में वहां की सरकारें ही उसमें अपॉइंट करती है। लेकिन सरकार का कोई अधिकार नहीं है और उसमें। उसके बाद जब सरकार का अपीलीय कोई कार्रवाई अधिकार में नहीं है जाता उसमें। है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी आप सरकार जा सकते नहीं, हैं। ऐसा कुछ नहीं ऐसी है बात वक्त नहीं में। है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, किशोर जी की बात सुन लेते हैं। ठीक है, मौलवी को तनख्वाह देगी, अनामिका जी लेकिन आपने साथ साथ नहीं। बातें रख दी है। अरे किशोर जी, सबसे किशोर जी बड़ी की बात सुन है लेते हैं। किशोर कि जी, जदयू के जो प्रवक्ता साथी बोल रहे हैं कि हमने लोगों को भरोसा में लेकर के ये काम किया है। अरे ये अपने पार्टी के पहले अल्पसंख्यक नेताओं को भरोसा में ले लिए नहीं, वो होते तो ना, कह रहे हैं कि तो मेरे आज ये समाज में सारी हम किस चीजें मुंह से नहीं जाएंगे। सामने आती। वो बताएंगे ना, वो बताएंगे। किशोर जी बताइए। आपने प्रमोद बाबू बताया अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बना, कब बना था बता दीजिए मुझे। देखते हैं। नहीं, बताइए, ईयर बताइए। जब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आप मुख्यमंत्री ईयर बने थे, बताइए। जब अब हमारी सरकार थी। अगर ईयर बताइए। नहीं क्लियर क्या, मैंने जो कहा अगर गलत है तो बताइए। आप। नहीं, आप प्रूफ कीजिए ना, डेट बताइए। अरे आप गलत साबित करिए ना। अब मैं आप गलत साबित आपको करिए। पता- अब मैं आपको नहीं जानकारी है तो बताइए। अब मैं बता रहा हूँ, आपने 1993 में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बनाया, ठीक है। अल्पसंख्यक पदाधिकारी कब नियुक्त किया आपने, आपको पता है? 2003 तक अल्पसंख्यक पदाधिकारी नियुक्त नहीं हुआ था। आप बताइए अल्पसंख्यक का कैसा काम कर रहे थे कि विभाग तो आपने बना दिया लेकिन अधिकारी नियुक्त नहीं किया। मैं आपको समय देता हूँ, आप पता कर लीजिए। अल्पसंख्यक मंत्रालय का जब गठन हुआ जी। तो गठन मतलब ऐसे ही एक औपचारिक हो गया और उसमें पदाधिकारी और ये सब बने ही नहीं। ये आप पता कर लीजिए। नहीं, आप बेहतर भाई ये क्यों बताइए मैं- पता करेंगे? मैं ये आरोप- झूठ बोलना चाहते हैं। मैं आरोप लगा रहा हूँ। सिर्फ जो है झूठ परोस देना है, आप उससे काम इनके नहीं आरोप का चलेगा। जवाब दीजिए मैं ना। आरोप लगा रहा हूँ। आरोप का जवाब दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं तो वही जो मैंने गिनाने का काम किया, अगर उसमें कोई गलत है तो बताइए। मैं आरोप लगा अरे रहा हूँ। आखिर सबसे पहला एक ही बात ये का आप कैसा जवाब दे विभाग दीजिए ना। बोर्ड बनाया, एक ही बात का आप बोर्ड के जवाब दे नाम पर दीजिए कि घोटाला आखिर किया वक्फ और संशोधन किसी भी बिल जो लाया पदाधिकारी गया, को नियुक्त नहीं आखिर किया। चलिए, उस ठीक है, लेकर के किशोर जी, आखिर अपनी सात बात रख मुस्लिम लीजिए आप। संगठनों ने आपके दावते इफ्तार का बहिष्कार ठीक है, करने का किशोर काम जी, किया। किशोर जी की बात सुन लेते हैं। आप प्रमोद इसका जवाब जी, दे ठीक है, किशोर जी की बात सुन लेते हैं। समय अभाव है थोड़ा। किशोर जी आगे बोलिए, आप देखिए, जो कह रहे सवाल हैं वो है कि स्पष्ट हो रहा इनको है। सिर्फ चिल्ला के अपनी बात साबित करनी है। तथ्य नहीं है इनके पास, ठीक एक है। भी तथ्य नहीं है जो ये बता रहे हैं। अरे जिन लोगों ने हमारे दावते इफ्तार को दरकिनार किया आपकी भाषा में, तो आपने कभी हज भवन का दावते इफ्तार मेरा देखा है क्या? आप चलते वहाँ पे, आपको आमंत्रित करते हैं अगले साल के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है। किसी एक संगठन से मुस्लिम समाज नहीं चलता है। मुस्लिम समाज का एक एक बच्चा अपने आप में परिपूर्ण है और वो सोचने समझने के लिए काबिल है कि हमें क्या करनी है, सरकार हमारे लिए क्या कर रहा है और हमें भविष्य में किसी ईद जैसे पर्व में भी आप देख लीजिए दीपक जी कि किस आप प्रकार किस से ओर जा रही वो है? बाजू आप देख में लीजिए, प्रमोद जी। बाजू में जो है काला फीता बांध करके काला उन्होंने फीता विरोध बांध दर्ज नहीं, ठीक है, कराने का काम वो किया। विरोध कर रहे थे पूरे ना, देश के तो मुसलमानों आपको ने- खुश होने की बात है। पूरे देश के मुसलमानों ने- नहीं, प्रमोद जी, आपको तो खुश होना चाहिए ना कि काला फीता लगाकर विरोध जता रहे हैं तो वो सरकार को मेरी गिराएंगे। चिंता न किशोर जी करें ना। अपने स्तर पर खुश हैं कि उनके साथ जो लोग हैं वो पर्याप्त हैं, इतना कि और अगली बार सरकार सुनिश्चित है कि बिल्कुल बनेगी हम लोग ना एनडीए ही की। पर्याप्त है, बल्कि हम लोग आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि अकलियत का वोट कहीं नहीं जा रहा है, वो हमारे साथ आ रहा है और हम लोग प्रचंड बहुमत के साथ 2025 से 30 तक सरकार बनाएंगे।
नहीं, लेकिन नाराजगी भी तो है ना, उस नाराजगी को कैसे देखिए, दूर करेंगे आप? नाराजगी आपके नेता ही लोकतांत्रिक नाराज देश हैं, है, नेता ही नाराज हैं। लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक हमारी पार्टी है। अगर कोई नाराज है और उन्होंने नाराजगी जाहिर की है तो उनके साथ संवाद वो किया जाने के जाएगा। लिए भी स्वतंत्र हैं या पार्टी से नहीं, अलग नहीं, लाइन नहीं, सार्वजनिक मंच नहीं, पर नहीं, लेना नहीं, उनके लिए नुकसानदेह होगा? उनके- पार्टी कोई कार्रवाई कर सकती है? उनके साथ संवाद स्थापित किया जाएगा, उन्हें बताने का प्रयास किया जाएगा कि हमने किस परिस्थिति में इस बिल का समर्थन किया है, और निश्चित तौर पर इस बात को वो समझेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे। विश्वास में अनामिका जी, आपको लेने की जरूरत थी ठीक ना, है। प्रमोद जी, अपने नेताओं एक को। और महत्वपूर्ण सवाल है अनामिका जी से, वो पूछ लेना जरूरी है क्योंकि संसद में भी कई बार ये पूछा गया है और विपक्ष ने ये खुलकर आरोप लगाया है कि जेपीसी में एनडीए खेमा ये दावा तो करता है कि करोड़ों करोड़ लोगों के सलाह और सुझाव सुने गए हैं, संगठनों के सलाह और सुझाव सुने गए हैं, लेकिन विपक्षी खेमे की ओर से जितने भी सुझाव और सलाह दिए गए उन्हें दरकिनार कर दिया गया, उन्हें बिल्कुल नहीं सुना गया, उन्हें तवज्जो तक नहीं दी गई। क्यों आप बताइए, जेपीसी की रिपोर्ट पेश हुई, सभी उसके बाद ही बिल पेश हुआ है। 655 पन्ने की रिपोर्ट है, वो 38 बैठकें हुई हैं, 111 घंटा उस पर बहस चली है 40 बिंदुओं पर। आप जो आरोप लगा रहे हैं जो लोग, वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने उन्हीं चीजों को बार बार लाने का प्रयास किया जो वक्फ बोर्ड में मौजूदा कानून में अभी वर्तमान में विद्यमान है। उन लोगों ने कुछ भी नया करने का प्रयास नहीं किया, तो क्यों मानेगी भाई? जेपीसी रिपोर्ट किसके लिए आई थी? आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को नहीं क्यों बनाया जाता है, ये तो आपको भी पता है और हमको भी पता है, सबको पता है। नहीं, उसमें विरोधी खेमे के लोग भी तो रहते हैं ना, आप वो बात नहीं मनवा सके। चलिए, ठीक है, ठीक है अनामिका जी, ठीक है, हो गया। प्रमोद जी, समय नहीं है। 44 आपत्तियां जो दर्ज कराई गई थी विपक्ष के सांसदों के द्वारा, क्यों? लेकिन आपने एक भी स्वीकार नहीं, वो संख्या बल की बात है ना, आपको तो खुश होना चाहिए कि अगर मुस्लिमों की नाराजगी होगी तो वो आपको फायदा करेगा। ठीक है, बहुत 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 धन्यवाद अनामिका जी, प्रमोद जी और किशोर जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो एक तरह से देखें तो मुस्लिमों के लिए मोदी सरकार ने ये हैट्रिक वाला फैसला लिया है। पहले तो 3 तलाक वाला कानून और उसके बाद फिर सीएए और अब ये वक्फ बोर्ड में संशोधन का प्रस्ताव। तो जिस पार्टी को अल्पसंख्यक विरोधी, मुस्लिम विरोधी होने का तमगा दिया जाता था, उनके सहयोगियों को ये डराया जाता था कि आप ऐसे दल के साथ हैं जिसके कारण समाज का एक तबका आपके साथ नहीं आएगा, आपके साथ आने से परहेज करेगा, वो एक के बाद एक उस समाज से जुड़े विशेष प्रावधान लाता है, विशेष फैसले लेता है, कानून बनाता है। उसका क्या प्रभाव पड़ेगा चुनाव में, ये देखना दिलचस्प होगा। इस बार बिहार का चुनाव है और क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।